नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। हमारे साथ हैं जाने माने वकील, खास करके जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया में सबसे अभी तक लोकप्रिय शख्स हमारे साथ हैं, शिवनंदन भारती जी। और ये छात्रों के हित में, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में हाई कोर्ट में उनका केस लेकर जा रहे हैं। देख, पहले मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि आप लोग हमेशा मैं इस बीपीएससी भर्ती और शिक्षा से संबंधित समाचार या जानकारी आपको देते रहता था। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, जो आपके कमेंट्स में सवाल आए हैं, वकील साहब से हम उसको क्लियर करना चाहेंगे। खास करके आपकी जो मांग थी कि जो बाहर के लोग को लाया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियोजित शिक्षकों को इसी में समायोजित कर दिया गया, जबकि उनको मूल विद्यालय में रखा जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो सीटें खाली हो रही है, तो उसे अगली बहाली में मर्ज करने की बात की जा रही है। तो वकील साहब किस मुद्दे को लेकर, इनके पास क्या तर्क है कि सरकार जो क्वालिफाई कर चुके हैं बीपीएससी, उनको नौकरी दे? देखिए, सबसे पहले 2-3 प्रश्न जो आपके मूल प्रश्न है, मैं उसी के संदर्भ में आंसर देता हूँ। पहले बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा है कि पिटीशन को फाइल करने से क्या लाफा, क्या नुकसान। बिल्कुल, सबसे बड़ा ये बहुत ही चीज़ तो कन्फ्यूजन में नंबर 1। नंबर 2 जो लोगों के मन में आ रहा होगा जो भी, कि ये कितने दिनों में इसका न्याय मिलेगा, क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है कि क्या इसको यदि मैं पिटीशन फाइल कर देता हूँ तो क्या आयोग के द्वारा मुझे कभी भविष्य में इसको अदरवाइज लिया जाएगा। ये सब चीज़ें जो स्वाभाविक तौर पर हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ये हम इसलिए ये फाइल किया जा रहा है कि ये कोर्ट का निर्माण या स्थापना क्यों होता है। जब समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा अन्याय होता है, उनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तब उस चीज़ के लिए एक न्यायालय की तरफ लोग रुख करता है। तो जो भी पीड़ित छात्र हैं, जिनको लग रहा है कि हम मेरा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी चरण के एग्ज़ाम हुए, हर चरण के एग्ज़ाम को मैंने पास किया और वो अपने आप को एलिजिबल मानते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में छात्रों को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ। तो इनजस्टिस हुआ तो 2 तरह की बातें होती हैं। बहुत सारे छात्रों को लगता है कि हम यहाँ पर केस करेंगे तो क्या होगा। तो 2 बातें यदि आप देखेंगे कि खोना क्या है और पाना क्या है वो चीज़ केस करने पर। तो खोने के नाम पर अभी भी आप बेरोजगार हैं। यदि केस मूल रूप से हार भी जाते तो भी बेरोजगार रहेंगे। तो आपके सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीतने के लिए क्या है कि अनेकों लोगों को कोर्ट से राहत मिलती है, अनेकों वैकेंसी में देखे होंगे कि कोर्ट से लोगों को मिला है, तो जीतते हैं तो नौकरी मिलती है। इसीलिए आदमी को जिसको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो केस करते हैं। अब सवाल यह है कि पेटिशनर के संदर्भ में क्या होता है। देखिए, बहुत सारे जजमेंट ऐसे आते हैं कि जिसमें यह कहा जाता है कि कोर्ट उन्हीं के आवेदन पर विचार करती है जो आवेदक के तौर पर उनके सामने है। उनके बातों पर बीपीएससी को जवाब देना होता है जितने केस फाइल होते हैं। तो उसमें आयोग को भी पार्टी बनाया जाता है, बीपीएससी की तरफ से भी इसमें जो है सो जवाब देना पड़ेगा कि इसमें इनके संदर्भ में क्यों नहीं हुआ, क्या उनका कहना है, एक एक व्यक्ति का। तो ये सब जो जवाब दिया जाता है उसमें एक डिसीजन होता है। मान लीजिए यदि कोई सीटें खाली रह गई और ये क्वालिफाई कर रहा है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 55 नंबर है और कोई जो केस किया उसको 53 नंबर है, तो कोर्ट कहेगी कि इस पेटिशनर के पेटिशन पर विचार की, चूंकि इनका क्लेम है सीट खाली थे, इनको कीजिए। तो जो केस ही नहीं किया, पार्टी ही नहीं बना, तो उन पर तो विचार नहीं करेगा, कहेगा कि एक सीट खाली है तो इनको कर दीजिए। जो न्यायालय के शरण में जाएगा उसी को जो पार्टी रहता है। तो ये जो कोई रिलीफ देता है सामान्यतः, तो कोर्ट कहती है कि जो पेटिशनर बने हैं वो तो पेटिशनर के संदर्भ में वो आदेश दिया जाता है। तो इसीलिए लोग को पेटिशनर बनने में कि अभी जो मजबूरी है या उत्सुकता है, जो भी कहिए, वो लोग न्यायालय पर, चूँकि देखिए ये कोई शिवनंदन भारती पर बहुत लोगों को भरोसा है, वो बात नहीं है। भरोसा न्यायपालिका पर है, भरोसा माननीय उच्च न्यायालय पर है, यहाँ के जस्टिस पर है कि अनेकों केसों में बीपीएससी के ने त्रुटिपूर्ण रिजल्ट दिया और जो होनहार छात्र थे उनको वंचित किया गया। तो यही माननीय उच्च न्यायालय है पटना का, जिन्होंने ऐसे वंचित लोगों को रोजगार दिया जो मेरिटोरियस थे और जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, तो उनको दिया है। तो इसी उम्मीद पर जो मेरे वकील की भूमिका क्या होती है, हम एक माध्यम के मेरे माध्यम से मैं वहाँ पे बात रखूँगा इनकी, जो इनके साथ कैसे अन्याय हुआ। मांगे जो हमारी है इसमें सिंपल सा, देखिए, एक भी डीएलएड वाले बेरोजगार नहीं रहते यदि ये फ्रेश वैकेंसी रहती तो। ये मुख्य समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई
जब इसमें जो वैकेंसी कभी आती है तो सीट को करना होती है कि इतने स्कूल हैं, इसमें 10 शिक्षक की ज़रूरत है, जिसमें अभी मान लीजिए 8 शिक्षक हैं, 2 नहीं हैं, तो 2 रिक्ति यहाँ से गया, ऐसे करके पूरा जोड़ाया जाता है। तो जो शिक्षक को जो भी इसमें फॉर्म भरने के लिए दे दिया गया, तो वो रिक्तियां तो वो रह ही गया, क्योंकि उसी स्कूल का आदमी इधर का मेन, जबकि वो है। तो अब नियोजित शिक्षक जितने इसमें आ गए तो उनका तो काउंट इसमें हो गया, तो और सीट तो खाली होगा, चूंकि यहाँ ज्वाइन करेंगे तो सीट तो उतना ही रह जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा ये कहना है कि ये मिनिमम जो पासिंग मार्क आपने फिक्स किया, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, महिला हो गई, विकलांग हो गए, उसके लिए आपने 39 नंबर फिक्स किया, माने 38.40 होता है, जो राउंड में जाएंगे तो 39। तो 39 नंबर जिस बच्चे को आ गया तो वो क्वालिफाई तो कर गया। अब डीएलएड का देखिए कितने चरण का एग्जाम किया, डीएलएड पास किए, उसके बाद जो है सो सीटेट पास किए, पहले डीएलएड क्वालिफाइंग, हाँ पहले तो एंट्रेंस आपने दिया डीएलएड का, उसके बाद डीएलएड का एकेडमिक कोर्स जो था वो किया, उसके एग्जाम को पास किया, फिर आपको जो है सीटेट को पास किया। उसके बाद बीपीएससी द्वारा इतने प्रेस्टिजियस संस्थाएं हैं, उनके द्वारा एग्जाम को आयोजित किया गया और उसमें भी जो निर्धारित अंक था उसको आपने क्रॉस कर गया। तो इसमें आप प्रतिभाशाली हैं, इसके लिए अब किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, माने कि आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल होने के बावजूद भी अब वो कट ऑफ जो मिनिमम जो आप पासिंग मार्क है उसको भी निर्धारित जो किया गया वो भी है, और इधर आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीट खाली रख लिए। कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो पास कर चुके हैं, जो अचीव कर चुके हैं जितना पासिंग मार्क था, और सीटों की संख्या रिक्ति आप रखे हैं, तो उसमें भी इन लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो 28,000 का डाटा आप दे रहे हैं कि नियोजित शिक्षक इसमें आ गए, उस 28,000 पर इन लोगों को भर दीजिए। इसके लिए पुनः फॉर्म भराकर, जैसे बचपन में लूडो का जो खेल खेलते थे, सांप और सिरिका के 99 पर सांप यदि काट लिया, एक गोटी होता तो लाल होता, लेकिन 99 पर काट लिया तो फिर उसका रहता था पूछ 11 पर, फिर 11 से बढ़ता था, तो बड़ा अफसोस होता था। तो वही चीज़ हो गया कि अब 99 पर इस बच्चे को जो सांप से डसवा रहे हैं वो मत कीजिए, अब इनका गोटी लाल होने वाला यानी कि सीटें रिक्त है उसमें एडजस्ट कीजिए, यही हम लोगों का डिमांड। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मैं जब यहाँ बीपीएससी कार्यालय में अतुल प्रसाद से मिला, तो जब मैं यह सवाल जो आपने बताया सिर्फ आपको सुन के ही मैं वही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इस जो पूरा जो रिजल्ट जो हम जारी किए हैं वह सशर्त है। तो सशर्त है और उसमें संशोधन हो सकता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा थी इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी सक्षम नहीं था, शिक्षा विभाग को दे दिए। तो सर ये सशर्त रिजल्ट क्या होता है, तो मेरा ऑडियंस को समझाइए। कंडीशनल, ये देखिए बहुत सारे चीज़, यदि ये सशर्त का मतलब हो गया कि इस कंडीशन पे कि अभी आपको हम ज्वाइन करवा दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम वेरिफिकेशन करेंगे और आपके सर्टिफिकेट रद्द होंगे, त्रुटिपूर्ण फॉर्म में होगा, तो आपको हम जो है सो ये माने आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, इसका कोई समय सीमा अभी तो निर्धारित किया नहीं है। अभी देखे होंगे कि 2006 में जो बहाली हुई उसका अभी तक नहीं जांच हो रहा है। अभी जो फर्जी शिक्षकों की जो कहता है लोग, तो केस उस हो रहा है, उसका केस हम लोग कितने लोगों को बेल भी कराए हैं। तो उसमें आप समझिए कि अभी जो लड़का क्लेम करने वाला है, तो अभी पता चला कि कोई जाति का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, और वो व्यक्ति को आप इसलिए कि ओबीसी के अंतर्गत आता है उसको आपने नौकरी दे दिया, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट खुद करे कि हमने वेरिफिकेशन नहीं किया। तो अभी तो वो लड़का का यदि सर्टिफिकेट में रद्द होता तो उससे नीचे वाले लोगों का होता। तो ये प्रक्रिया, यही एक टेक्निकल चीज़ है कि जैसे शादी होता है तो मटकोर पहले होता है, फिर विवाह का दिन रखा जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले शादी कर लो, सुहाग रात पहले मनाओ, फिर शादी करो और फिर मटकोर करो, तो उल्टी प्रक्रियाएं हो गई ना। हमारे यहाँ होता है कि पहले मटकोर होगा, फिर शादी होगी, फिर सुहाग रात की बात होगी। या इसमें क्या हो रहा है, सब प्रक्रियाएं उल्टा पुल्टा हो रहा है कि पहले हम नौकरी देंगे, फिर हम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर निरस्त करेंगे, जो बेरोजगार है उसको ऐसे ही। इसीलिए एक शंका, ये सारी चीज टेक्निकल सर यही शंका लोगों के मन में ज्यादा शंका ही है। सर हम ध्यान देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों के पास फर्जी डिग्री पाया गया, उनको नौकरी से हटा दिया गया। फिर उन्होंने कोर्ट किया और कोर्ट मानवता के आधार पर उनके परिवार के हवाला देते हुए फिर से उन्हें रख लिया।
उसके लिए देखिए और भी बहुत, एक उमा देवी का भी केस है, बहुत सारे में सब सर्विस रूल का है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर लिया और सामान्यतः जब 9 वर्षों तक वो नौकरी कर लिया तब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नंबर ऑफ जजमेंट है, कहते कि इतना दिन तक आप नहीं किया तो अब जो फर्जी है उसी को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इस नौकरी पर, अब बताइए कहाँ होगा। अब ये लड़का देखिए जरा, समाज पे इस नौकरी का या इस के त्रुटि का क्या असर होगा वो समझिए। अब सवाल है कि कोई लड़का शिक्षक बन गया जो त्रुटिपूर्ण था, अभी रिजल्ट आ गया, वो लड़का कुंवारा है, उसके अब शादी के लिए एक जो लोग माँ बाप जो ढूंढता है, देखा कि लड़का गवर्नमेंट सर्विस में और उसकी शादी हो गई, वो दहेज का जो अभी प्रथा है, भले ही सैद्धांतिक रूप पर गलत है लेकिन व्यवहारिकता में चलता है, वो माँ बाप उसका लड़की के पक्ष जमीन जथा बेच के उस होनहार लड़का को 25-30 लाख रुपया, चूंकि अब तो सैलरी भी बढ़ेगी तो लगेगा, बोलिए, अब उसको शादी करवा दिया। बाद में पता चला कि 6 महीने बाद उसके सर्टिफिकेट के आधार पर वो उसका नौकरी चला गया, तो अब उसके लिए क्या होगा। तो बहुत सारी यही शंका ना है कि अगर अभी नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फिर जो लाइन में लगे हुए हैं, जितने खड़े हुए हैं लोग, तो उनको कैसे होगा यही, ये जो सशर्त सर्विस आप दे रहे हैं तो नौकरी के बाद भी लड़का कुंवारा रह जाएगा। तो कोई समय कोई निर्धारित नहीं किया गया। एक चीज और बताइए सर, जो पटिशनर बनते हैं उनको मतलब कितना % चांस है आपके हिसाब से सर, क्या सीटें जो खाली हो रही हैं उस पे मतलब इनको एडजस्ट किया जाएगा? देखिए बहुत अच्छा और बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। तो देखिए हर स्टूडेंट का अपना एक अलग देखिए फैक्ट है, अलग एक परिस्थिति है, हर आदमी के मार्क्स का अलग पैमाना है। तो ये एक सेट फार्मूला पर हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आप ही बताइए कि एक जज बन के आप, मान जज भी एक इंसान होते हैं, तो इसमें जो हमने कहा कि सारे चरण का एग्जाम को वो क्वालिफाई किया और वो सीटें इनके पास है, और ये जल्दबाजी में नियोजन, चूंकि वो इलेक्शन का टाइम है, अपना नियोजन दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को करें कि तुम फिर से फॉर्म भरना, बाद में आना, अभी हमको नियोजन पत्र बांटना है, इसीलिए बाद में हम और डाटा जारी करेंगे। तो इसको अभी जो नई वैकेंसी जो की घोषणा कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि मैं तरह वैकेंसी दूंगा, उसके चक्कर में आम जनता, चूंकि जो हमारा जो स्टेट का डिफिनीशन है वो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो पब्लिक का कल्याण ये नहीं कि केवल जो बच्चा पास किया उसको फिर से फॉर्म भरा के फिर वही स्थिति में लाइए, तो वो जो परिस्थिति होगी ना वो बहुत कष्टकारक होगी। सो आप ये जो तमाम तरह का चीज़ें, यदि आपको लगता है कि ये कन्विंसिंग है, आप कन्विंस हुए तो जज साहब भी कन्विंस होंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, कि जब सारा चीज क्राइटेरिया है, बच्चा उपलब्ध है, आकर है, सीट खाली है, ये कहाँ तालमेल हो रहा है। सिंपल सा, तो कोर्ट को भी तो लगेगा और कोर्ट को भी रीजन देना होगा कि ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं। रीजन डिसीजन होता है यही सब चीज के साथ, और इसी से आप संभावनाओं का करेंगे। यदि जज साहब को लगेगा कि नहीं ये सब चीज नहीं चलेगा तो हारेंगे। आपका नसीब तो हम नहीं बदल सकते, आपकी बात को उठा रहे हैं, वैसे भी निराश होकर आप घर में बैठे हुए हैं। एक कोई बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है, रोते हुए, विकलांग बहुत लोग हैं, बहुत डिप्रेशन में है। हमारी भूमिका ठीक है कि एक उम्मीद की किरण यदि हाई कोर्ट से दिखते, कितने लोगों को जो है ना डिप्रेशन में जाने से बचा रहा है। आप लोगों के द्वारा जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि सर आपके एक बात से न जाने कितने लोग आत्महत्या से बच गए। तो वो हम मानेंगे कि आप लोगों की शुभकामना से, आप लोगों ने जितनी चीज़ों को लोगों को अवगत कराया कि देखिए ये भी एक मार्ग है, ये रास्ता बीपीएससी ने जो दिया है वो अंतिम नहीं है, इसके ऊपर भी एक रास्ता बना हुआ है जो कोर्ट है। हाई कोर्ट से भी कुछ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट है। तो एक लोगों की उम्मीद रहती है, तो उम्मीद पर तो सारी दुनिया टिकी हुई है, इसीलिए लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत मेरिट है। इतनी घोर अनियमितता हुई है, जो मैंने साधारण शब्दों में बताया, इस पूरे बहाली में वही चीज़ें हो रही है। जैसे विवाह का मैंने उदाहरण दिया कि पहले मटकोर होगा, फिर शादी होगी, फिर सुहागरात होगी। इसमें क्या हो रहा है, पहले सुहागरात की बात होती है, फिर शादी, फिर मटकोर। तो ये सारी उल्टाए अंत में रोका छेका होगा। हाँ, तो ये सब सारी चीजें का जो है इतनी घोर अनियमितता है, जिस पर जो ऑनरेबल कोर्ट भी जो है सो सख्त होगी, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका लाभ अभ्यर्थियों को जरूर मिलेगा। जबरदस्त, बहुत ही बिजी शेड्यूल है भारतीय सरकार, इन्होंने मुझे समय दिया और बहुत ही एक उम्मीद की किरण
इन्होंने जताया कि जो डिप्रेशन में चले गए थे, तो उनके लिए यही कहूँगा कि न थक के बैठ, अभी उड़ान बाकी है, खत्म हुई जमी तो क्या आसमान बाकी है। और यहाँ से हल, हाई कोर्ट से हल नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। मुझे ऐसा उम्मीद है, जैसा कॉन्फिडेंस सरकार बता रहा है कि हाई कोर्ट से ही आपका मामला निकल जाएगा। और सरकार से कहना चाहते हैं, सारे व्यूअर्स से भी कहना चाहते हैं, आपके पास एक सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं, कमेंट में बताइएगा कि बिहार सरकार ने कहा था कि 1,70,000 में नौकरी दे रहा हूं। इससे पहले जब सरकार बनी थी तो 10 लाख नौकरी का वादा हुआ था, उसके बाद 20 लाख नौकरी का वादा हुआ, और नौकरी देने में उसमें इस शिक्षक बहाली को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, बिहारी को नौकरी देने के लिए वादा किए थे कि पूरे हिंदुस्तान से आमंत्रित करके बिहार में नौकरी देने का वादा किए थे, और बिहारी लोगों को ट्रेनों में भर भर के मजदूरी करने के लिए बाहर जाने की बात कर रहे थे। बहुत बड़ा सवाल है, इसका आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और फिर एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सर अपने व्यस्त समय में हमें लोगों को एक उम्मीद की किरण जताई है। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, आपकी जीवन बहुत अनमोल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।